हम लोग शुरू कर रहे हैं नया लेसन। नाम है सार्क। शार्क नहीं, सार्क। शार्क मछली का नाम है। ये है सार्क, SAARC। इसका पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इसका नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। संघ का नाम आते ही हमें किसी झुंड का एहसास होता है कि कोई ऐसा मंच है, कोई ऐसा झुंड है जो इस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो सेक्शन सी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है सार्क। सार्क का नाम आते ही हमें एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये क्या है, एक सहयोग संघ है। सहयोग का अर्थ कोऑपरेशन से होता है कि जब भी हम किसी चीज के लिए तत्पर होते हैं कि हमें हर लेवल पर कोऑपरेट करना है, तो कोऑपरेट करने के लिए एक संघ का निर्माण किया गया। और वो संघ कौन से थे? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय यानी आसपास के ही क्षेत्र थे, और आसपास के क्षेत्रों ने मिलकर ही एक सहयोग संघ की स्थापना की। और वो क्षेत्र कौन से थे? एशिया के क्षेत्र थे, और एशिया के भी कहाँ के? दक्षिण के। तो इसी रूप में इसका नाम लिखा गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो इसका पूरा नाम है सार्क। तो सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी। 7-8 दिसंबर 1985, यानी ज्यादा पुराना नहीं है। तो सार्क 7-8 दिसंबर 1985 को बनाया गया था, जिसमें बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जिया उल रहमान, उन्होंने 1977 से 80 के बीच में अपने इस क्षेत्रीय सहयोग संघ के निर्माण के लिए कई यात्राएं की। कई राष्ट्रों में इनका आवागमन हुआ, और लोगों की राष्ट्रपति की राय उससे और राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे, उन सब में भी एक समझौता हुआ, एक बातचीत हुई। और उस बातचीत की वजह से उन्होंने इस क्षेत्रीय संघ का निर्माण किया। तो यानी सार्क का निर्माण में जिया उल रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, इनकी अहम भूमिका रही। और ये एक सहयोग संघ है। कहाँ का सहयोग संघ है? दक्षिणी एशिया का है। और क्षेत्र कौन से है? आसपास के ही क्षेत्र है। तो इन सब से मिलकर बना। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उनके नाम है, इसमें 7 सदस्य शामिल थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। हम देख रहे हैं कि सार्क में 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश ही हैं। कौन कौन से? भारत स्वयं, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। भारत के पड़ोसी देशों ने मिलकर ही इसका निर्माण किया, और बाद में अंतिम रूप में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बन गया। तो अब इसके सदस्य 7 नहीं रहकर 8 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया 2004 के आसपास। तो ये 7 देश 1985 से शामिल थे, और जिया उल रहमान की महत्वपूर्ण भूमिका के बाद इस सहयोग संघ की स्थापना हुई। और इन राष्ट्रों में मिलाकर लगभग 125 करोड़ की जनता है। तो ये किस रूप में सहयोग स्टार्ट हुआ और ये क्या कार्य करता है, इसको हम पढ़ेंगे। कोटेशन है डॉक्टर E.N. वॉन की। इन्होंने लिखा है कि क्षेत्रीय व्यवस्था या संधि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर संप्रभु राज्य का स्वेच्छा से बनाया गया एक संघ है, जो सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। डॉक्टर E.N. वॉन क्लिफेंच की एक कोटेशन है, क्षेत्रीय व्यवस्था या संधि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर संप्रभु राज्य का स्वेच्छा से बनाया गया एक संघ है, जो सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, और वह उस क्षेत्र के संबंध में आक्रामक प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय संगठनों को
आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु बनाया गया तथा इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित क्षेत्रीय संगठनों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहले वे संगठन जो सैनिक संधि के अंतर्गत आते हैं और दूसरे वे संगठन जो असैनिक संधि के अंतर्गत आते हैं। यदि हम पहले को देखते हैं तो वे संगठन जो सैनिक संधि की भांति हैं तो उनके नाम से आप परिचित हैं, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये सैनिक संगठन है। और दूसरे असैनिक संगठन हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और जन कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य करना है, जैसे अरब लीग, सार्क, आसियान, G15, G25 आदि। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। अंडरलाइन करेंगे, ढाका में हुई थी, जिसमें 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उपस्थिति दी। ये देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये दक्षिणी एशियाई 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति सहयोग की पहली शुरुआत थी, जिसने युगांतर के नए गुटों का शुभारंभ सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए किया था। दक्षिणी एशियाई संघ की सदस्य देशों की लगभग 125 करोड़ जनसंख्या है और ये सभी राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं, लेकिन इन राष्ट्रों की गरीबी, अशिक्षा, शोषण और कुपोषण को मिटाने के लिए ये सभी राष्ट्र दृढ़ संकल्प होकर सार्क के साथ हो गए। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति जिया उल रहमान ने 1977 से 80 के दौरान यात्राएं की तथा सभी सदस्य राष्ट्रों से दस्तावेजों को प्राप्त करके 1985 में सार्क की स्थापना की, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान व नेपाल शामिल थे तथा बाद में 8वें सदस्य राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। इसी प्रारूप पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग के कई आर्थिक समूह बनने लगे, जैसे नाफ्टा, ओपेक, हिमतशेक्स, आसियान आदि। यानी एक लंबा दौर चलने लगा सार्क के बनने के बाद। ये पहली शुरुआत थी। ये पहली शुरुआत थी जब सार्क का निर्माण हुआ था और सार्क से सहयोग लेकर, सार्क से प्रेरणा लेकर कई सारे क्षेत्रीय संगठन और बनने लगे और सभी राष्ट्र मिलजुल कर आत्मनिर्भरता की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने लगे। तो सार्क के बाद में कई सारे ऐसे संगठन और बने जो सैनिक संगठन नहीं थे, ये आर्थिक संगठन थे, जिनमें नाम आता है नाफ्टा, ओपेक, हिमतशेक्स, आसियान जैसे सैनिक संगठनों का, असैनिक संगठनों का। और ये सब मिलकर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए आपस में संधियां करने लगे। तो इसी प्रकार से क्या सार्क के उद्देश्य रहे, क्या सार्क के सिद्धांत है, इसे अब हम पढ़ेंगे। हेडिंग है सार्क के उद्देश्य। अनुच्छेद 1 में सार्क के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो। कि जनता जिस भी प्लेटफॉर्म पर रह रही है, जिस भी स्तर पर रह रही है, उससे उसे उच्च स्तर मिले, इसकी कोशिश करना। नंबर 3 है क्षेत्र के
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, कि जो भी राष्ट्र है जिसका जितना विकास हो चुका है, चाहे वह क्षेत्र आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, इन सभी क्षेत्रों के विकास में थोड़ी अधिक तेजी लाना। अगला है आपसे विश्वास, सूझबूझ, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, कि सभी में आपस में विश्वास बना रहे, सभी एक दूसरे की समस्याओं को समझें और समस्याओं को समझने के बाद आपसी सूझबूझ से उन समस्याओं का निपटारा भी करें। अगला उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय योगदान एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, कि इतने अधिक क्षेत्र है विकास के कि विकास यात्रा यदि प्रारंभ की जाए तो कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है तो दूसरा क्षेत्र भी उसके साथ हो लेता है और कुछ पीछे ही छूट जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखते हैं तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग और सक्रियता के बिना संभव ही नहीं है कि वो देश विकास कर सके या वो देश आगे बढ़ सके। अगला पॉइंट है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। यह आवश्यक नहीं है इसके उद्देश्य में कि वो राष्ट्र केवल सार्क का ही सदस्य हो। यदि सार्क सदस्य नहीं है तब भी यदि सहयोग के लिए कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है तो उनका भी साथ देंगे, उनमें के साथ में भी वृद्धि करने के लिए बाध्य है। अगला है और अंतिम है सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना, कि जहां अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर कहीं ना कहीं टकराव या तनाव की स्थिति बनी रहती है, उस टकराव और तनाव की स्थिति को समाप्त करना, संघर्ष को समाप्त करना और समस्याओं को समझना, सूझबूझ करने से उन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही सार्क का प्रमुख उद्देश्य रहा है और इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए ही ये क्षेत्रीय सहयोग संघ आगे बढ़ रहा है।